एक क्वेश्चन लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में अभी तक जो पढ़ा उसी के ऊपर। अब देखिए इसमें दो ये वेसल है। ये वेसल वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है काफी बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे और इनको करने में बच्चों को दिक्कत आती है। दो वेसल है इक्वल वॉल्यूम V और V के, और दोनों में जो एयर है उसका जो प्रेशर है एक का 10⁵ पास्कल और टेम्परेचर 300 केल्विन। और एक नैरो ट्यूब है, इससे जुड़े हुए हैं ये। और दूसरे में भी प्रेशर 10⁵ पास्कल है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें एक वेसल के टेम्परेचर को बढ़ा के 400 केल्विन कर दिया। एक वेसल के टेम्परेचर को बढ़ा के 400 केल्विन कर दिया। तो अब नया प्रेशर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये इनिशियल है। इफ टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द वेसल, if temperature of one of the vessel is 400 Kelvin, if temperature of one of the vessel is 400 Kelvin, then if temperature of one of the vessel is 400 Kelvin, then find one of the vessel is increased to, ऐसे कर लेते हैं, is temperature one of the vessel is increased to 400 Kelvin, then find the new pressure, find the new pressure in टू वेसल्स। अब देखिए एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि प्रेशर अलग अलग नहीं हो सकता, प्रेशर अलग अलग नहीं हो सकता। जो भी प्रेशर होगा, अगर बढ़ेगा एक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जिससे कि प्रेशर दोनों में सेम रहे। लेकिन ये सेम 10⁵ आएगा ऐसा नहीं है, कुछ और हो सकता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, करिए, मैं थोड़ा समय दे रहा हूं आपको। into the power 5 Pascal. कितना? आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा से बताओ। into the power 5 Pascal. चलो वॉइस कट रही है, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो सबसे पहले सर 8.9 into 10⁴ पास्कल। चलो देखते हैं जो भी आया हो। सबसे पहले जब टेम्परेचर हमने नहीं बढ़ाया था
उस समय इसमें n मोल होंगे और इसमें भी n मोल होंगे जब टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था, ठीक है। तो n मोल अगर मैं निकालूं तो मैं कह सकता हूँ PV इक्वल्स टू PV अपॉन RT। इसमें P प्रेशर 10⁵ और टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। अब इसके बाद सिचुएशन हमने ये की कि टेम्परेचर एक कंटेनर का बदला है, ध्यान रहे, दूसरे का नहीं। नैरो ट्यूब है, ट्यूब का वॉल्यूम आपको कंसीडर नहीं करना, यहाँ का 400 केल्विन कर दिया, इसका 300 केल्विन ही रखा, और यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2 हो गया होगा, वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं। इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 और इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस फ्लो करेगी। बट एक चीज पक्का है यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 N2 ये मिला के कितने होने चाहिए, N1 प्लस N2 मस्ट बी इक्वल टू 2N। ऐसा कह सकते हैं क्या, दोनों में मिला के गैस कंजर्व रहेगी। अब अगर मैं N1 की वैल्यू लिखूं, N1 की वैल्यू लिखूं, अच्छा P1 P2 जो मैंने लिखा है, आप ये भी कह सकते हो कि P1 और P2 बराबर होंगे। ये मान लो P0 है, ये भी P0 है, और इसकी वैल्यू को मैं P कह रहा हूँ और इसकी वैल्यू को भी P कह रहा हूँ, तो ये P0 है। ये P0 क्वेश्चन में हमको दिया है, ठीक है। तो अब N1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो N1 की वैल्यू आएगी भैया PV अपॉन R इंटू 300। ऐसे ही N2 की दूसरी तरफ मैं लिखूंगा तो PV, प्रेशर तो बराबर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक तरफ ज्यादा हो जाए, जैसे ही ज्यादा होगा गैस वहां से लो प्रेशर रीजन में फ्लो करना शुरू कर देगी, R इंटू 400। और ये 2 इंटू N की वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन से P0V अपॉन R इंटू 300। अब इसमें देखिए P0 की वैल्यू पता है, V की नहीं की, तो V तो यहाँ से चला ही जाएगा, P हमें निकालना है। ये गया, R गया, और R के साथ साथ 2 जीरो भी हटा देते हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, ठीक है। तो अब इसमें देखिए P की वैल्यू हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, P तो निकालना ही है, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू ये 2/3 और P0 की वैल्यू कितनी है 10⁵ यहाँ से P आ जाएगा आपका 4 3 7 और 7, और इधर नीचे 4 3 12, तो 2 इंटू 12 अपॉन 3, और ये आ जाएगा आपका 7 और 10⁵, ठीक है। इसमें से ये 4 टाइम्स चला गया तो ये आ गया 8/7 इंटू 10⁵ पास्कल। चेक कर लो भाई, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए, आप चेक कर लो किस किसने निकाल लिया है, वो अपना आंसर टैली कर सकता है, और कोई डाउट आ रहा हो किसी को वो भी आप मुझे बता सकते हो। हो गया भाई, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लो। एक प्रीवियस ईयर से मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 ये जेई मेन का क्वेश्चन है।
2019 का। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, करिए। A vertical closed cylinder is separated into two parts by a frictionless piston of mass m and negligible thickness. The piston is free to move along the length of the cylinder. The length of the cylinder above the piston is L1 and that below the piston is L2, such that this each part of the cylinder contain n mole of an ideal gas at equal temperature T. If the piston is stationary, its mass m will be given by। अब जो मास है उसके आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, आप सीधे आंसर ही निकालिए। आर के टर्म्स में, टी के टर्म्स में, ये सब चीजें आएंगी उसमें, और नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। क्लोज कंटेनर है, बीच में पिस्टन है, पिस्टन का मास है, वर्टिकल रखा है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लेंथ अलग अलग दे रखी है। ठीक है, अगर आप कहो तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर सकता हूँ इसमें। ये एक कंटेनर है और कंटेनर में एक पिस्टन लगी है बीच में, इस तरह से। कंटेनर में एक पिस्टन लगी है, ये लेंथ L1 और ये लेंथ L2। लेंथ L1 L2, L1 ज्यादा दिया है, आपको पिस्टन का मास m बताना है। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं इसमें, आप निकालिए, सीधे आंसर निकालिए। काफी आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। सर nRT by G ब्रैकेट में 1/L1 minus 1/L2। अच्छा, चलिए देखते हैं। देखो, इसमें करना कुछ खास है नहीं, इजी सा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें, पिस्टन का अपना वेट आ रहा होगा नीचे, पिस्टन का वेट mg नीचे आ रहा होगा, और इधर से जो गैस इसमें भरी है यहाँ पर, इस गैस का प्रेशर P1 होगा और इस गैस का प्रेशर P2 होगा। P1 P2 प्रेशर है, ध्यान रहे, हर डायरेक्शन में लगेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये ऊपर नीचे कैसे। मान लिए पिस्टन की साइड में देखेंगे तो ऊपर की गैस पिस्टन को नीचे पुश करेगी और नीचे की गैस ऊपर पुश करेगी। और पिस्टन का एरिया हमको क्वेश्चन में शायद दिया है, ठीक है, तो हम इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पिस्टन का एरिया दिया नहीं है, कोई बात नहीं। अब पिस्टन के इक्विलिब्रियम की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि P1 A प्लस mg ये नीचे की तरफ और P2 A ऊपर की तरफ। इक्विलिब्रियम के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद P1 A प्लस mg और P2 A इंटू mg, तो हमें mg को तो साइड में रखना है क्योंकि हमें निकालना है m, और ये आ जाएगा आपका P2 माइनस P1 इंटू A। अब बात आती है P2 P1 को लिखने की, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए nRT अपॉन V, क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ मोल्स, nRT अपॉन V, V वॉल्यूम V1 सॉरी V2 और nRT और वॉल्यूम V1। ये V1 V2 आप समझ गए होंगे, ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, मल्टीप्लाइड बाई A। अब देखिए इसमें nRT बाहर आ जाएगा क्वेश्चन में, nRT, तो दोनों नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड में सेम दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स इसमें n है, इसमें भी n है। टेम्परेचर भी दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों तरफ टेम्परेचर T और T है। यही मेन का क्वेश्चन है, काफी आसान लगेगा आपको सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ से वॉल्यूम को हम लिखेंगे एरिया, जो पिस्टन का एरिया है वही एरिया ये होगा, मल्टीप्लाइड बाई लेंथ L2 माइनस 1/A L1 और ये A।
ए से ए कट जाएगा, तो और इधर आया था mg, तो g को और इधर ले आते हैं, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, m आ गया nRT अपॉन g 1/L2 माइनस 1/L1। ठीक है, ये आंसर आ गया। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए थे, सीधे क्वेश्चन दिया और ये सॉल्व होके फाइनल आंसर आ गया। ये 2019 का ही क्वेश्चन है, जेईई मेन का। तो आप देख सकते हैं कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सर हाँ, बोलो। सर इसमें P1 और P2 की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? P1 क्या है, प्रेशर है ना गैस का। यस सर। मैंने जब पीछे फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक वगैरह बताया था, तो कंटेनर में कहा था एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन होता है। जैसे कि ये कोई कंटेनर है, तो इस कंटेनर में इस पॉइंट पे अगर लिखेंगे तो प्रेशर इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है ए, यहाँ कोई पॉइंट है बी, तो ए पर जो प्रेशर लग रहा होगा, ए पर जो प्रेशर लग रहा होगा इधर से, इधर वाले लिक्विड से, लेट ये पी है, तो वो लेफ्ट में लग रहा होगा, और बी पर ऊपर की तरफ लग रहा होगा। इसके नीचे एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे सी, तो सी पर नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो प्रेशर तो गैस सभी डायरेक्शन में लगाएगी ना, इधर लगाएगी, इधर भी लगाएगी, इधर भी लगाएगी। लेकिन अब यहाँ इधर वाली जो गैस है, पिस्टन उसके नीचे है, तो पिस्टन पे किधर पुश करेगी, नीचे की तरफ। और ऐसे ही यहाँ पर होगा, ठीक है, इस जगह पर, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। अगर बॉटम पे पूछा जाता, तो ये वाली गैस जो सेकंड कंपार्टमेंट में है और ये फर्स्ट कंपार्टमेंट में, तो सेकंड कंपार्टमेंट वाली गैस बॉटम पर किधर लगाती, नीचे लगाती। तो बहुत बेसिक सी चीज है ना, प्रेशर का डायरेक्शन तो सभी तरफ होगा। अब ऊपर वाले कंपार्टमेंट में पिस्टन नीचे है, तो गैस उसे नीचे पुश करना चाहेगी। ऐसे ही नीचे वाले कंपार्टमेंट की गैस के लिए पिस्टन ऊपर है, इसलिए पिस्टन की तरफ पुश करेगी। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक ट्यूब है, और इस ट्यूब में ट्यूब की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, और इसमें बीच में मरकरी पड़ी हुई है। ये ट्यूब है 100 सेंटीमीटर की, और इसमें मरकरी पड़ी हुई है, और मरकरी की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और दोनों साइड में इसमें आइडियल गैस भरी हुई है। अब मरकरी बीच में 10 सेंटीमीटर है, तो मैं क्वेश्चन क्या है वो पूरा न लिखा के मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, बाकी मैं फिगर में बना दूंगा। अ ग्लास ट्यूब सील्ड एट बोथ एंड इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट लाइज हॉरिजॉन्टल विद द मिडिल 10 सेंटीमीटर कंटेनिंग मरकरी। मिडिल 10 सेंटीमीटर मरकरी के हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि इसमें इस तरफ 45 सेंटीमीटर और इस तरफ 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें बीच में मरकरी भरी हुई है, ये Hg 10 सेंटीमीटर। और यहाँ इनिशियली जो प्रेशर है वो पी नॉट और टेम्परेचर टी नॉट, प्रेशर पी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, और पी नॉट और टी नॉट की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी है। टी नॉट है 2727 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो दिया है दैट इज गिवन यू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, अब एक तरफ के जो टेम्परेचर है टी नॉट, और दूसरी तरफ का भी टी नॉट है, इन दोनों टेम्परेचर को बदल दिया जाता है। तो अब एयर कॉलम की जो लेंथ है
या गैस का जो कॉलम है किसी एक साइड में, लेट मी नेम इट, मान लो इसको मैं ए साइड कह देता हूँ और इसको बी साइड कह देता हूँ। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ दे दी। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नाउ टेम्परेचर ऑफ साइड ए एंड बी इज चेंज्ड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड and 127 degree centigrade. Change to 0 degree centigrade and 127 degree centigrade. Change to 0 degree centigrade and 127 degree centigrade. Then find the length of gas in tube on side A. यानी ए साइड में जो लेंथ 45 सेंटीमीटर आपको दिख रही है ना गैस की, वो अब जब ठंडा कर देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तब क्या होगी। देखो दोनों साइड में मिला के रहनी तो 90 ही है, मरकरी की लेंथ में तो कोई बदलाव आना नहीं, वो दाएं बाएं खिसक जाएगी, नॉन स्टिकी होती है। ठीक है, करिए। मैं एक हिंट इसमें आपको ये कर सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, राइट, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो गैस के बदलने वाले नहीं हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स बदलने वाले नहीं हैं। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। काफी आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। देखिए इतना तो हम कह ही सकते हैं कि पहले जितने नंबर ऑफ मोल्स थे एक साइड में और दूसरी साइड में बराबर थे, बाद में आप टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो भी नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी बदलने वाले हैं। ये लेंथ एल है तो बाकी की बची हुई लेंथ 90 माइनस एल हो जाएगी कि नहीं। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन और यहाँ का टेम्परेचर 400 केल्विन। नो डाउट प्रेशर पी नॉट नहीं रहा होगा, और जो भी होगा इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर होगा तो बराबर ही ना, क्योंकि अगर एक भी साइड में प्रेशर ज्यादा हुआ तो वो दूसरी साइड में पुश कर देगा, तो प्रेशर बदला तो होगा, प्रेशर बदला तो होगा, पर यहाँ पर बराबर रहेगा दोनों साइड में, और नंबर ऑफ मोल्स एक तरफ N1 दूसरी तरफ N2 बराबर होंगे। पहले भी तो टेम्परेचर लेंथ सेम थी, तो अब वो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं आया, तो मैं यहाँ लिखूंगा नया प्रेशर P, नया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए एरिया इनटू लेंथ, है ना, और अपॉन RT। टेम्परेचर इधर हो गया 300 केल्विन और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा P, एरिया A, और लेंथ हो गई 90 माइनस L, और ये R इंटू 400, R इंटू 400, PA R और R, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, L अपॉन 3, 90 माइनस L अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 4L और ये 270 माइनस 3L। कुछ गड़बड़ हुआ है शायद।
अच्छा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमने लिखा है वो 270, 27 तो पहले था ना, 27 पहले। ठीक है, बाकी प्रोसेस आपको समझ में आई क्या होगा। ये आपका 273 केल्विन होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और एक तरफ 400 होगा, तो ये वैल्यू हमने जो लिखी वो थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी, वो 27 में से दिख गया। तो खैर ये आ जाएगा आपका PAL और नीचे R इंटू 273 और इधर आ जाएगा आपका P और A इन सॉरी 90 माइनस L इंटू A और डिवाइडेड बाई वही R इंटू 400। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो PA R चला जाएगा, ठीक है। तो आगे आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको जो भी आंसर आया होगा 400L इधर आ जाएगा और 90 इंटू 273 माइनस 273L, राइट। तो ये इधर आएगा, तो L की वैल्यू आ जाएगी 90 इंटू 273 और डिवाइडेड बाई 673, ठीक है। So 36.5. कितना आ रहा है? 36.5. 36.5। चेक कर लो भाई बाकी लोग। 36.5 सेंटीमीटर आंसर बताया, कैलकुलेट करने के बाद में ये आंसर आ गया, है ना। तो देखिए मैंने 2-3 क्वेश्चन अभी जो कराए हैं ये डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। HC वर्मा में भी है और भी एक क्वेश्चन जेईई मेन में आया है, मुझे क्वेश्चन एक्चुअली याद नहीं, प्रीवियस ईयर में एक इसी तरह का ट्यूब को लेके क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद गैस के प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस, उसको लेके भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो अब देखिए प्रेशर ऑफ द गैस, हाउ डज अ गैस एक्सर्ट द प्रेशर, एक गैस प्रेशर कैसे लगाती है उसके डेरिवेशन को हम नहीं करेंगे, और एक आइडिया मैं आपको जनरल दूंगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरल आइडिया की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। बाकी एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रेशर ऑफ द, तो मैंने आपको बताया था गैस का जो प्रेशर होता है वो गैस के मॉलिक्यूल जब दीवारों के साथ कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं, तो टक्कर की वजह से होता है, क्योंकि जब टक्कर होगी तो मोमेंटम में चेंज आएगा, और मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक कोलिजन हम कंसीडर करते हैं, हम इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करते हैं, तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा, अगर एक मॉलिक्यूल का टक्कर से पहले एक मोमेंटम mv है, तो जो चेंज आएगा वो चेंज 2mv का हो जाएगा, राइट, वो चेंज 2mv का हो जाएगा। तो जो चेंज इन मोमेंटम है डिवाइडेड बाई डेल्टा टी करेंगे टाइम, तो फिर हमको फोर्स मिल जाएगा, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, वो सारे मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, रैंडमली चल रहा है लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम निकालेंगे तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, और एरिया 1 ऑफ द वॉल अगर हम करेंगे तो वो वहां वॉल पे प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेशन आपके लिए मैटर नहीं करती, जो अप्रोच है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि अप्रोच किस तरह से करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है इस तरह का कि वहां आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल लगाते कैसे हैं। तो ये कंटेनर है जो आप देख रहे हैं, और ये कंटेनर में एक ही मॉलिक्यूल मैंने दिखाया, इस मॉलिक्यूल की ये डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट Vx, ये वाले में Vy और ये वाले में Vz। अब ये जो सामने वाली दीवार है, ये वाली दीवार, इस दीवार पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार पे अगर टक्कर हो रही होगी तो वो टक्कर किस कंपोनेंट की वजह से,
क्या आप बता सकते हैं? सामने वाली जो दीवार मैंने हाईलाइट की है ये वाली, इस दीवार पे अगर टक्कर होगी तो इस टक्कर को अगर कोई करा सकता है तो वो कौन है? यानी कि वो कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। किस कंपोनेंट की वजह से सामने वाली दीवार पे टक्कर होगी? आंसर है Vx की वजह से। Vy और Vz का कोई रोल नहीं है। इसी तरह से वॉल नंबर 2 और उसके सामने वाली जो दीवार है, उस दीवार पर अगर टक्कर हो सकती है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है? By। ये बात आपको सबसे पहले समझनी चाहिए। इसी तरह से जो दीवार मैंने यहाँ शो नहीं की है, फ्रंट और रियर वॉल, आगे और पीछे की जो दीवार है, आगे और पीछे वाली जो दीवार है, उन दोनों दीवारों से Vz की वजह से टक्कर होगी। तो ऐसे अगर हमें क्यूबिकल कंटेनर मान लें समझने के लिए, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ एक ही कंपोनेंट दो दीवारों के सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अब जैसे ये जो दीवारें हैं, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो जा रहा होगा तो इसका मोमेंटम होगा mvx, और टक्कर जब होगी और लौटेगा तो भी mvx होगा। ध्यान रहे, क्योंकि हम पहले ही अजम्पशन ले चुके हैं कि यहाँ पर कोलिजन जो होते हैं आइडियल गैस के केस में वो इलास्टिक होते हैं, है ना। तो यहाँ जिस मोमेंटम से जाएगा उसी मोमेंटम से लौट आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम एक मॉलिक्यूल के लिए होगा, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा पी एक मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा, मास मॉलिक्यूल का स्मॉल m माना है, इनटू Vx और इनटू 2। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जो जानने की और समझने की है कि ये जो मैंने वेलोसिटी ऊपर लिखी ये वाली और ये वाली, इसको तो समझने में मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत होगी। और एक चीज यहाँ पे, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल रैंडमली चल रहा है, तो हो सकता है किसी मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट ज्यादा हो y से, और किसी का मॉलिक्यूल का y कंपोनेंट ज्यादा होगा बाकी दो से, किसी मॉलिक्यूल का z कंपोनेंट होगा बाकी दो कंपोनेंट से। लेकिन मॉलिक्यूल यहाँ इतनी ज्यादा तादाद, हम ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज सारे मॉलिक्यूल के लिए Vx, Vy और Vz बराबर होंगे। ध्यान रहे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए किसी एक कंपोनेंट को आप बड़ा कह सकते हैं दो के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे मॉलिक्यूल जितने भी हैं अरबों खरबों, उससे भी बहुत ज्यादा, कि सबका एक्स कंपोनेंट ही बड़ा होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें गैस के मॉलिक्यूल का एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ये Vx अब जो मैंने लिखा है ये एवरेज है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा तो V स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Vx स्क्वायर के, या फिर 3Vy स्क्वायर के, या फिर 3Vz स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ये डेल्टा P की जो वैल्यू है 2mVx, और Vx की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V/√3। आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, ये इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन 1 से Vx की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, Vx की वैल्यू V²/3। अब ये V वेलोसिटी है, जनरल वेलोसिटी है ये वाली, किसी मॉलिक्यूल के टर्म में। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रहे, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम है, ऐसे बहुत सारे गैस में मॉलिक्यूल होंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में फोर्स निकालेंगे, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डेल्टा टी कैलकुलेट करके देन फिर दीवार का जो एरिया है, जैसे ये दीवार है, मान लो मैंने सुविधा के लिए इसको क्यूबिकल कंटेनर ले लिया, तो ये क्यूबिकल कंटेनर अगर है तो इसकी लेंथ विड्थ हाइट सब L है। ठीक है, ये लेंथ L है, ये L है, ये L है, तो इसका जो एरिया होगा दैट एरिया विल बी L²। उससे हम डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द प्रेशर। अब इसको और फर्दर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, उतनी जरूरत भी नहीं है। मेन आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के लिए जो मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाया, वो एक्सप्रेशन आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो गैस का जो प्रेशर आता है वो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का 2/3 आता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। इसे जब सॉल्व करेंगे ना
तो सॉल्व करने के बाद ये प्रेशर जो आएगा P प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये निकल के आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस पॉइंट को दो तरीके से बोला जाता है और ये डायरेक्ट IIT एडवांस में एक बार आया था, ऑप्शन में रखा हुआ था। तो प्रेशर इज 2/3, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, pressure of an ideal gas is 2/3 of ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये भी बात ध्यान रखनी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखा है, राइट, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है तीन तरह की होती है, एक रोटेशनल होती है, एक ट्रांसलेशनल होती है और एक वाइब्रेशनल होती है। रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल, ठीक है। तो यहाँ कोलिजन जो हो सकते हैं वो ट्रांसलेशन की वजह से हो सकते हैं, रोटेशन की वजह से तो कोई कोलिजन होगा नहीं। सोचो एक मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ही रोटेट करता रहे तो किसी दीवार से टक्कर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं वो कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। फिर इसमें आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह लो पहले तो, दैट विल बी 3/2 टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि अगर कभी भी आपसे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ ले क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली प्रेशर दे रखा हो, तो आप समझ जाना कि आपको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे मिलेगी। प्रेशर जो भी दिया है उसको 1.5 गुना कर दो, 3/2 का मतलब हो गया 1.5 टाइम्स, ठीक है। और हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज दिस। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन आपके माइंड में ये फॉर्मूला आए उस समय क्लिक करे कि हाँ बताया तो था, प्रेशर जो भी होता है उसका 1.5 गुना कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है IIT एडवांस में, ऑब्जेक्टिव में एक ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है फर्दर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ही केवल अगर हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स P। और ये ध्यान रहे ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है। इसी से हम गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, RMS वेलोसिटी, और वो कैसे आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज N मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल का मास ये और उसकी स्पीड ये, ठीक है। इसके बाद ये आपका 3/2 PV आपको याद होगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, PV इक्वल्स टू NKT, याद आया कुछ? PV इक्वल्स टू NKT, और इधर मैंने जो लिखा है हाफ N इंटू mv², इसका मतलब समझे, N मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल का मास m है। ये N से ये N चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, ये वेलोसिटी आ गई आपके पास 3kT/m। ये जो वेलोसिटी होती है इसी वेलोसिटी को हम RMS वेलोसिटी कहते हैं, इसी वेलोसिटी को हम RMS वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। V इक्वल्स टू √3 kT/m RMS वेलोसिटी, ठीक। अब देखो इसमें आप चाहो तो एवोगैड्रो नंबर का ऊपर और नीचे अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मिल जाएगा, और इधर नीचे एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गैस का मोलर मास मिल जाएगा, तो NaT और MNa। तो ये जो नीचे है ये तो मोलर मास हो जाता है, आपको पता है, एक मोल एटम का जो मास होता है दैट इज मोलर मास, और ये आ जाएगा आपका R। तो यहाँ पे वेलोसिटी V आ गई √3 RT/m, ये भी RMS है। तो अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो वहां एक मॉलिक्यूल का मास आता है, वैल्यू सेम आएगी, ध्यान रखना, वैल्यू में अंतर नहीं आता, बट इसका ध्यान रखना है कि अगर आप √3 RT/m यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये मोलर मास
m मोलर मास होता है, मोलर मास। लेकिन किस में रखना है, मैंने आपको साउंड जब पढ़ाया था तो उस समय भी एक इसी तरह का साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था, वहाँ काफी सारी बातें बता दी थी, वो सब बातें यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, वो सारी चीजें यहाँ भी एप्लीकेबल हैं। तो मोलर मास केजी में आएगा और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में आएगा। यहाँ पर भी अगर आप मास दे रहे हैं ऊपर वाले में, तो वो मोलर मास तो नहीं है, एक मॉलिक्यूल का मास है, लेकिन वो केजी में ही रखना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आरएमएस वेलोसिटी आ गई। इसी तरह से गैस के और भी दो स्पीड डिफाइन करी गई हैं गैस के मॉलिक्यूल के लिए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे और उसमें कुछ रिलेशन वगैरह भी रहता है, वो भी हम आगे देखेंगे, उस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो वेलोसिटी आपको मिलेगी यहाँ से सॉल्व करने के बाद, जाहिर सी बात है हम सारा डाटा एसआई में रख रहे हैं, लेकिन एक आगे के लिए काम की बात बताता हूँ। अगर आप मास को केजी में नहीं रखते हैं, आप ग्राम में रखते हैं, तो एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, आगे के लिए आपको हेल्प हो जाएगी। देखिए वी आर एम एस वेलोसिटी को आप 157 अंडर रूट टी बाई एम लिख सकते हो, और इसमें आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो मीटर पर सेकंड में, और ये जो एम है ना, इसे अब आपको ग्राम में रखना है। फिर आपको ग्राम में रखना है। अब आपने कहा कि वो कैसे आएगा, तो इसमें असल में हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा गाइड करूं। 3 आर की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर टी, और सपोज करो ऑक्सीजन का 32 होता है और 10 टू द पावर -3, राइट। तो मैंने क्या किया, ये 25 और 10 की पावर -3 इसको सॉल्व करके बाहर निकाल लिया है। आप मेरी बात को समझे हों शायद। देखो T/32, और ये 10,000 हो गया, और इधर हो गया 25, तो इसमें 100 का 10 और 25 का 5, यानी कि ये निकल आएगा 5 और ये 10, 50 तो वैसे ही बाहर आ गया, ये 2 जीरो हटा दो, 25 हटा दो, अब रह गया √10। √10 की वैल्यू 3.16 होती है, तो 3.16 आप कर लो, ये वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वो लगभग 157 आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन के लिए जैसे मैंने समझा दिया, तो ये जो मास है फिर वो कैसे रखा मैंने, ग्राम में। ठीक है, तो अगर आप ग्राम में, आरएमएस के लिए ध्यान रखना, अभी मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज वेलोसिटी वगैरह और हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो मैंने अभी आपको आरएमएस वेलोसिटी को इसी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से कैलकुलेट करके बता दिया है। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मूले को जब यूज कर रहे हैं 157 अंडर रूट टी बाई एम, और ये आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मिलेगी, ध्यान रखना, लेकिन ये फिर ग्राम में आपको रखना है, फिर चेंज मत करना है इसको, क्योंकि ऑलरेडी 10 की पावर -3 का फैक्टर लेके ही ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, 0.16 आएगी। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, कभी कभी काम आ जाता है ये। अब इसी में आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज वेलोसिटी, इनको लेके मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक चीज जो आपने नोटिस करी होगी वो ये है कि जो वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो वेलोसिटी वी आर एम एस और टेम्परेचर टी में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो आपको क्या लगता है कैसा ग्राफ, अंडर रूट टी और ये वी और अंडर रूट टी है, तो ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला आएगा, और इस तरह का पैराबोला होगा, क्योंकि वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये देखो अभी मैं आरएमएस के केस में बता रहा हूँ, बट आप क्योंकि 12th पास है, सब पढ़ चुके हैं पहले, तो आरएमएस हो या मोस्ट प्रोबेबल हो या फिर एवरेज हो, सबके लिए ग्राफ इसी तरह का आएगा। वो मैं अभी आगे थोड़ी देर में बताऊंगा वो भी। अब ये ग्राफ अगर मान लो वेलोसिटी वी और अंडर रूट टी में होता तो स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और है कि अगर मान लो एक ही गैस है तो अलग अलग टेम्परेचर पे आप उसको वेलोसिटी को निकालना चाहते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आपके काम आ जाएगा। ठीक है, एक ही गैस है बट अलग अलग टेम्परेचर पर आप उसकी वेलोसिटी को कंपेयर करना चाहते हैं। फिर इसमें एक चीज और है, ये तो हो गया पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट ये है फॉर अ गिवन गैस, अब एट अ गिवन टेम्परेचर,
एट अ गिवन टेम्परेचर, तो ये V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m। तो ये आ जाएगा आपका कैसा ग्राफ आ जाएगा V वर्सेस m का, ये इस तरह का आएगा, लेकिन इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलेंगे क्योंकि अंडर रूट में है ना वो, बट हाँ उसी टाइप का होगा। अब अगर दो गैसेस का कंपैरिजन करना हो तो हम यहाँ पे सेम टेम्परेचर पे उनकी वेलोसिटी को RMS वाली हो या कोई भी हो, वो इस तरह से बनाया जा सकता है। और इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है कि हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखें और ऑक्सीजन के लिए देखें, तो ये हाइड्रोजन की RMS वेलोसिटी या कोई सी भी वेलोसिटी आप निकालोगे वो ऑक्सीजन से 4 गुना आएगी, क्योंकि आप मास रख के देख लो, ऑक्सीजन का 32, हाइड्रोजन का 2, 2 से 32 16 बार कटेगा, रूट में है तो बाहर 4 आ जाएगा। ये आपको याद हो तो मैंने साउंड में भी साउंड की वेलोसिटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बताई थी, तो जो रिलेशन वहां मैंने आपको बताए थे वो रिलेशन आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, RMS वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इसको आप प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते थे। जैसे प्रेशर के टर्म्स से मेरा क्या मतलब, जैसे PV इक्वल्स टू nRT, इसे आप लिख सकते हैं mRT ऐसे। फर्दर P इक्वल्स टू m अपॉन B को रो अपॉन RT बाई m, तो आप देखेंगे P अपॉन रो आ जाएगा आपका किसके बराबर, RT बाई m। तो ये जो फॉर्मूला है इसे आप 3P अपॉन रो, 3P अपॉन रो याद होगा आपको, उधर भी मैंने बताया था गामा P अपॉन रो साउंड में। तो साउंड में जो जो केसेस हमने डिस्कस किए थे वैसे केसेस यहाँ पे भी बन सकते हैं। और आपको याद होगा वहां पे भी मैंने कहा था अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो वेलोसिटी में, या वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैस, या यहाँ पे RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी, प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो वो जो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, अब मैं उनको केवल आपको रिमाइंड ही करा रहा हूँ, क्योंकि साउंड में ऑफलाइन क्लास जब हुई थी तब मैंने ये सब चीजें आपको बता दी थी। तो ये बात यहाँ पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, फिलहाल मैं RMS वेलोसिटी के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ, बट ये इक्वली एप्लीकेबल है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए। फॉर्मूले आप जानते ही हो, एवरेज का मैं आगे लिखा भी दूंगा, √8 RT बाई पाई m और √2 RT बाई m। तो फॉर्मूले में आप देखो केवल ये जो फैक्टर आ रहा है कांस्टेंट वाला 3 या 8 अपॉन पाई या 2, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें RT बाई m तो सेम ही आ रहा है। तो जो जो ग्राफ मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, या जो रिलेशन वेलोसिटी और टेम्परेचर में बताए, वो मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज वेलोसिटी के लिए भी इक्वली वैलिड है। ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं यही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, if pressure is increased, at constant temperature if pressure is increased, then velocity, या मैं कहूँ VRMS will not change, VRMS will not change because density also increases in same proportion, also increases in same proportion, so that P upon rho remains constant। लेकिन ये कब है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है। ठीक है। तो इस तरह से RMS वेलोसिटी को लेके मैंने ये चीजें आपको बताई, और जो गैस जितनी हल्की होगी उसके लिए RMS वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं गिवन टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की RMS वेलोसिटी बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, बल्कि सबसे ज्यादा आएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद देखिए RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को लेके फॉर्मूले का एक कंपैरिजन वो भी कभी कभी आ जाता है,
वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, एक ये फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन जनरल अप्रोच भी होती है। तो इसमें वेरियस स्पीड ऑफ गैस, वेरियस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इसमें एक तो मैंने आपको आरएमएस की फुल फॉर्म तो आप सभी जानते हैं, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, लेकिन एक और भी इसका मीनिंग है। जैसे मान लीजिए, सपोज करो गैस के 10 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी आपको दी है, तो पहले क्या करेंगे, उन सब का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, फिर उनका निकालेंगे मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, ऐसे एवरेज, यानी तो पहले स्क्वायर किया, देन फिर मीन किया, फिर निकालेंगे रूट, तो ये आ जाता है। ये जनरल अप्रोच है, और दिस वैल्यू कम आउट टू बी 3RT/m। ये फॉर्मूला जानना क्यों जरूरी था, क्योंकि हम ज्यादातर केस में ये पढ़ के आते हैं कि टेम्परेचर हमें पता हो और गैस का नाम पता हो कि ये वाली गैस है, तो उसका मोलर मास रख देंगे, टेम्परेचर रख देंगे, √3RT/m, और वहां से RMS वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि गैस में 5 मॉलिक्यूल है मान के चलिए, और उनकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड दी है। तो बताइए RMS वेलोसिटी क्या होगी। अब बच्चा क्या सोच रहा है कि यार इसमें टेम्परेचर तो दिया नहीं है, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था 3RT/m, कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला 3RT/m तो काम आने से रहा, कि वो टेम्परेचर दिया नहीं, तो फिर ऐसे फॉर्मूले से निकालेंगे। जो वैल्यू दे रखी है उनको स्क्वायर करो, फिर उनको ऐड करके एवरेज निकालो, और उसके बाद रूट निकालो। यानी रूट मीन स्क्वायर को हम अगर प्रॉपर बोले तो ये बोलना चाहिए रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटी, वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है सेकंड, और वो है आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज कह लो या फिर मीन। एवरेज और मीन वेलोसिटी, एवरेज और मीन वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा आपका v एवरेज। तो एवरेज होता है v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन vn। n मॉलिक्यूल की स्पीड दे रखी होगी, सबको ऐड करके और इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ये आता है। और ये आता है आपका फिर वैल्यू निकल के 8RT/m। ये वैल्यू करीब करीब 2.55 RT/m के बराबर आएगी। 8/पाई की वैल्यू लगभग 2.55 आती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, और वो है आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबल का Vm में लिख रहा हूँ, दिस इज √2RT/m, ठीक है। अब आपने कहा कोई ऐसा फॉर्मूला ऊपर जो बताया इस तरह का नहीं होता, नहीं। इसमें क्या होता है कि जैसे 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल है, ये 10 मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड, 10 मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास होगी, उसी स्पीड को डिक्लेयर कर देंगे मोस्ट प्रोबेबल, उसी स्पीड को डिक्लेयर कर देंगे मोस्ट प्रोबेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ कि, और ये आ जाएगा क्वेश्चन, आप टेम्परेचर तलाशते रह जाओगे क्वेश्चन में, आपको समझ में नहीं आएगा मैं कैसे करूँ। तो ऐसा देगा, जैसे कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये
3 और 3 6 और 4 10 मॉलिक्यूल की स्पीड दे दी। और ऐसा एक से कह देगा एक गैस सैंपल है 10 मॉलिक्यूल का और उसमें मॉलिक्यूल की स्पीड ये है, बताओ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी। तो आपको इसमें गौर करना होगा कि कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास है। तो ये 3 सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास है, नो डाउट ये 4 मॉलिक्यूल के पास ही है, लेकिन इतनी स्पीड और किसी मॉलिक्यूल के पास नहीं है। यानी कि जो स्पीड सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास होती है, ठीक है, वही मोस्ट प्रोबेबल है। सबसे बेकार तरीका है ये स्पीड को कैलकुलेट करने का। आप सोचो कि 10 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 4 हैं मॉलिक्यूल जिनके पास 3 मीटर पर सेकंड है, लेकिन बाकी 6 भी था, 5 भी था, 4 भी था, है ना। तो उसको ना लेके इसमें जैसे अपने यहाँ इलेक्शंस होते, तो इलेक्शन में एक नेता जीत जाता है 30% वोट पाके, 100% लोगों ने वोट दिया मान के चलते, और उसमें कई सारे कैंडिडेट खड़े हुए, तो वो कैंडिडेट खड़े हुए तो वोट कट गए, डिफरेंट कैंडिडेट थे। तो 100% लोगों ने मान के चले वोट डाला, और उसमें से 100% में से 30% पे ही एक नेता जीत जाता है, तो उसी को लीडर घोषित कर दिया, लीडर बना दिया। तो आप सोचिए कि ये बहुमत तो है, लेकिन ये सबका मत थोड़ी हुआ भाई। 30% लोग उसको वोट दिए थे और वो हाईएस्ट परसेंटेज था। तो इसी तरह से ये 3 जो है वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास तो है, पर क्या ये सबकी स्पीड है? नहीं है। तो एक एवरेज निकाला जाए तो ऊपर का जो तरीका है आरएमएस वाला, वो बेस्ट तरीका है, और इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन में हम आरएमएस वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास है, तो 10 में से 4 मॉलिक्यूल के पास है, तो देखा जाए तो 40% ही तो हुई। 40% मॉलिक्यूल के पास है, बाकी 60% को आपने कोई वेटेज ही नहीं दिया। इसका मतलब उनकी जो उनको तो कंसीडर ही नहीं किया। जैसे बहुमत में हुआ 30% वोट पाने वाला नेता जीत गया, बाकी जो 70% लोगों ने जो वोट दिए थे वो बेकार गए, वो तो इसका मतलब। ठीक है, खैर एनीवे, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को इस तरह से निकाला जाता है। उसके लिए ऊपर के जैसा नहीं है, हाँ, √2 RT/m ध्यान रखना है। तो मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, वेलोसिटी। अब इसका एक रेशियो भी पूछा जाता है, तो VRMS इज टू VAverage इज टू VM का रेशियो आप देख सकते हैं। सब में √3 RT/m तो सब में आया ही है, तो इसमें √3, इसमें √2.55 और ये √2। थोड़ा सा और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1.73, ये 1.6 और ये 1.41। ठीक है, ये रेशियो आ जाता है। और फर्दर अगर आप चाहो तो इसे इंटीजर फॉर्म में भी ला सकते हो किसी एक को, जैसे कि √2 का 1.414 है, तो पूरे एक्सप्रेशन को 1.414 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 1 और कुछ उससे बड़ी वैल्यू आ जाएंगी, या आरएमएस को ले लें तो। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो कैलकुलेट होके आती है वो आरएमएस ही आती है। तो ये RAM राम, आरएमएस एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, 1.73 ये रेशियो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है। फिर इसमें एक चीज और जो जानने की है वो ये है कि अच्छा, ये जो वेलोसिटी हमने लिखी, ये सभी वेलोसिटी को आप चाहो तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो ये कैपिटल M और स्मॉल m, अंतर समझ में आ गया होगा। कैपिटल M और स्मॉल m में स्मॉल m मोल एक मॉलिक्यूल का मास है। इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं 2.55 kT/स्मॉल m, और ऊपर वाले का तो मैंने ये बता ही दिया था आपको, √3 kT/m। इसमें एक छोटी सी चीज और बता रहा हूँ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, बहुत ही बड़ा सा एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले पर एक बार एम्स में एक क्वेश्चन आया था, और फॉर्मूला इतना बड़ा है कि आप उसको कभी ना याद कर पाओगे और ना कभी उसको याद करना चाहोगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आया है और हो सकता है प्रीवियस ईयर में एम्स में वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। वो फॉर्मूला याद करने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ, मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एक आइडिया मैं दे देता हूँ, क्योंकि अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आया तो इसको आपको स्टडी करना आना चाहिए, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोल देते हैं, या वेलोसिटी या स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं इसको, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये ग्राफ है, और ये ग्राफ इस तरह से जाता है। तो अब ये जो ग्राफ है, ये dn/n का जो रेशियो है फ्रैक्शनल, dn/dv कह सकते हैं, या dn/n
एन का रेशियो भी होता है। तो इसमें ये जो पीक पे वेलोसिटी आती है, फिर इसके बाद एक यहाँ आती है, इसको लेके थोड़ा सा एक दो चीजें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो इतना तो आपको एहसास है। अब इसमें क्या करेगा, ये इस पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पर 1, 2 और 3 कह देगा। अब आपको इनसे आइडेंटिफाई करवाएगा 1, 2, 3 कौन कौन सी वेलोसिटी है, 1, 2, 3 कौन कौन सी वेलोसिटी है, ये आइडेंटिफाई आपसे करवाएगा। तो आपको एक बात समझनी होगी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है विच इज कैरिड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, विच इज कैरिड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आप देखिए कि ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये वाली, ये सबसे ज्यादा, ये यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है, ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के पास है। तो ये V1 वाली जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, V1 वाली वेलोसिटी कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल। सबसे ऊपर जो लिखा है। अब कई बार हमें ये परसेप्शन हो जाता है कि सबसे ऊपर वाली वेलोसिटी ये RMS है। ध्यान रखें, ये जो कर्व हम खींच रहे हैं, ये कर्व dn/n के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हो, या फिर dn/dv फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले सकते हो, या फिर dn/dv। मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा, लेकिन वो फॉर्मूला आपको याद नहीं होने वाला है, और एक ही बार एम्स में क्वेश्चन आया है। और मैं बताऊंगा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर जब लगाओगे, कोई भी पैकेज वैकेज लगाओगे, LN के पैकेज में भी ये दिया होगा, एम्स वाला एक सवाल है, मुझे याद नहीं क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन को करने के लिए जो एम्स वाला मैं बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला है, वो आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान नहीं रहने वाला है, बट हाँ उस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूंगा। फिलहाल तो आप देखिए, सबसे पीक पे V1 जो है वो RMS वेलोसिटी है, तो ये सॉरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगा VM, ये आपका V एवरेज और ये V RMS। आपको ऊपर वैल्यू देख के अंदाजा हो ही गया होगा कि RMS वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है। तो ये सीक्वेंस आपको समझनी है, सीक्वेंस आपको समझनी है। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जो अटेन, या मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी कैरी करते हैं, वो वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है V1। तो ये कर्व नीचे जो जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये बात समझने की है। एक मैं आपको बता रहा हूं। सर बोलो। सर इसमें क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये मैक्सवेल कर्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये कैसे देखते हैं? सिंपल सा, वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। अभी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले ना, और वैसे तुम चाहो तो खुद भी गैस कर सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है, जो वेलोसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस सर। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तीनों वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है? यस सर। अगर तीनों वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होंगी तो ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी। तो ये जो कर्व है ये आगे खिसकाना पड़ेगा कि नहीं, इस तरह से। यस सर। और एक चीज देखो कि मैंने यहाँ पीक को थोड़ा नीचे किया है, लोअर किया है। वो क्यों किया है कि ये जो वैल्यू है ये चेंज होगा तो ये बढ़ जाएगा, तो जो रेशियो है dn/dv वो कम हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक। तुमको मेरी बात समझ में आई कुछ? यस सर, यस सर। अब जैसे इसमें ये जो पॉइंट है, तीनों पॉइंट हम यहाँ मार्क कर सकते हैं, और तुमने अब पूछा ही है तो इसमें हम ये कह सकते हैं ये T1 टेम्परेचर है और ये T2 टेम्परेचर है। तो कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा फिर? ग्रेटर देन T1। T2 ग्रेटर देन T1। अच्छा सवाल बन गया ये जो तुमने पूछा है, ठीक है। पीक थोड़ा नीचे आ जाएगा, वो ठीक से मुझसे खींचा, मैं बना देता हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह का पूछ, ये टेम्परेचर T2 है और T2 ग्रेटर देन T1 है, और इसमें जो पीक आएंगे तो जो पीक आएगा ये, और ये आपका वही VA, ये सॉरी VM, VA और ये VR। टेम्परेचर बढ़ गया तो ये सब चीजें बढ़ जाएंगी, लेकिन ओवरऑल जो रेशियो था वो कम हो जाएगा, तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा हल्का सा। एक फॉर्मूला और मैं बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन आया है एम्स में एक बार, और उसके लिए ये फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी, और वो फॉर्मूला है
अपॉन एन इक्वल टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तक बात नहीं। ए की पावर एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू डी। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि डी एन अपॉन एन का निकाल सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, एन को वहां रखो, डीवी को यहाँ ले आओ। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि डीवी को आप इधर ले लो, ये जो ग्राफ है ना, इसी ग्राफ के लिए तो डी वी आपका यहाँ आ जाएगा और एन फिर यहाँ आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में एम्स में, उसके लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। हाँ, ये जो टेम्परेचर वाली बात पूछी है, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, और इस तरह का ग्राफ पूछ लेगा, टेम्परेचर का कंपैरिजन पूछ लेगा, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम यहीं रुकेंगे, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको मीन फ्री पाथ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? सर हाँ बताओ। सर ये पीक नीचे क्यों आई है? मैंने बताया था ना, जो डीवी है, ये वाली वेलोसिटी ये बढ़ जाएगी, तो dn अपॉन dv का जो रेशियो है, ये y एक्सिस पे जो हमने लिया है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो dv जो डिफरेंस है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो Yes, बढ़ sir. जाएगा तो dn अपॉन dv कम हो जाएगा। आगे बात समझ में? यस सर, यस सर। ठीक, किसी का कुछ छूटा तो नहीं इसमें? चलिए रुकते हैं।